बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त है और दिन है बुध का। अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। अगले 72 घंटे में 3 ऐसी डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं जो पाकिस्तान के सियासी जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उन पे बहुत ज़्यादा वो 3 डेवलपमेंट्स असरअंदाज होंगी। और इन 3 डेवलपमेंट्स में मैं उसको ऐड नहीं कर रहा जो बिजली के बिलों वाला मामला चल रहा है, गो कि वो सबसे बड़ा मामला है इस वक्त। और बिजली के बिलों वाले मामले पर आपको अपडेट कर दूँ, वो ये है कि इस वक्त तक यानी बुध गुजर गया है, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध 4 रोज़ गुजर चुके हैं। वफाकी निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ देने का कोई फ़ैसला नहीं कर सकी। और जितने भी सहाफ़ी हैं जो इकॉनमी को कवर करने वाले हैं, उनकी अक्सरियत ये बात कह रही है कि अगर आवाम सड़कों पर रही, अगर आवाम ने पुरअमन तौर पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, तो फिर तो शायद आवाम के साथ जो जुल्म जबर हुआ है बिजली के बिलों की मद में, उसको थोड़ा सा कंपनसेट भी कर दिया जाए। और वो नहीं भी होगा तो कम अज़ कम उससे बड़ा जो जुल्म आगे तैयार है, 4 रुपये 65 पैसे फी यूनिट जो बिजली और महंगी हो रही है, कम से कम वो फिर महंगी नहीं होगी। लेकिन अगर लोग पहले जिस तरह से निकलते हैं, फिर थक हार के बैठ जाते हैं, थोड़े से लोग निकलते हैं और हम सब ये समझते हैं कि थोड़े से लोग निकले हुए हैं, ठीक है हमारी तरफ से निकले हुए हैं तो कोई मसला नहीं। अगर ये रवैया रहा तो फिर 4 रुपये 65 पैसे फी यूनिट तैयार है। और ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि मीडिया अब उस तरह से कवरेज नहीं करेगा बिजली के बिलों की। मीडिया अवामी एहसासात, जज्बात, मुश्किलात नहीं दिखाएगा। और बदकिस्मती से PDM हुकूमत का भी यही रवैया था। वो ये समझते थे कि मीडिया को मैनेज कर लो, मीडिया अगर कोई चीज़ कवर नहीं करेगा, मीडिया नहीं दिखाएगा, तो चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। यही उन्होंने किया है। 17 माह तक, 16-17 माह तक उन्होंने जियो जैसे चैनलों को साथ मिलाया, अवाम पर जुल्म किया, महंगाई करते गए। और जियो जैसा चैनल जस्टिफाई करता रहा हर चीज़ को कि मुल्की मफाद के लिए ज़रूरी है। मुल्की मफाद के लिए इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के जो मरात हैं वो कम करना क्यों ज़रूरी नहीं था? 80 रुकनी काबीना काम करना क्यों जरूरी नहीं था? ये जो 1300 अरब इन्होंने माफ करवाया है वो माफ ना करना क्यों जरूरी नहीं था? मुल्की मफाद में नैब के जरिए जो एहतसाब है उसको सख्त करना क्यों जरूरी नहीं था? क्या मुल्की मफाद में यही था कि आवाम के लिए आप टैक्स बढ़ाते चले जाएं, आवाम के लिए बिजली महंगी करते जाएं, गैस महंगी करते जाएं, पेट्रोल और डीजल महंगा करते जाएं? जियो जस्टिफाई करता रहा। ये हमारे 25-30 एंकर्स, तजियाकार साफी ये जस्टिफाई करते रहे, हुकूमत के साथ मिले हुए थे, इनको मफादात थे, इनके फायदे थे। ये हर चीज को जस्टिफाई करते रहे, हर चीज में हुकूमत को सपोर्ट करते रहे और हुकूमत खुल के खेलती रही। और मीडिया कंट्रोल था, मीडिया बात नहीं कर रहा था। मीडिया 16-17 माह एक काम से करता रहा, वो था इमरान खान के खिलाफ बयानियां। वो भी नहीं बन सका, अवाम ने वो भी नहीं खरीदा। अब अगर टीवी चैनल्स नहीं भी दिखाएंगे बिजली के ऊपर जो होने वाला एहतजाज है, तो अब ये मोबाइल हर एक के पास है। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त ये जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना इमरान खान का, कि इमरान खान ने जब टिकटॉकर्स को बुलाया, इमरान खान टिकटॉकर्स को मिला, तो इन्होंने मजाक उड़ाया इमरान खान का। लेकिन इमरान खान को इस बात का इदराक था, उसको पता था। और उसकी जो टीम थी इमरान खान की, जो डिजिटल मीडिया को देखते थे, वो इमरान खान को अपडेट रखते थे। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं वो टिकटॉक के हैं, सबसे ज़्यादा टिकटॉक देखा जाता है। अब जहाँ भी प्रोटेस्ट होगा वहाँ हर जगह ही आजकल टिकटॉकर जो है वो फिर रहे होते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ टिकटॉकरों की होती है। तो कोई भी टिकटॉकर उसको रिकॉर्ड करेगा, वो डाल देगा टिकटॉक के ऊपर, कोई ट्विटर के ऊपर डाल देगा, टिकटॉक पे वो डालेगा, वहाँ से डाउनलोड करके कोई ट्विटर पे डाल देगा, कोई फेसबुक पे डाल देगा। और अब एक अवेयरनेस आ रही है, हमारे जो मकामी रिपोर्टर्स हैं वो यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, वो ट्विटर पर एक्टिव हैं। मुझे छोटे छोटे इलाकों से जो जर्नलिस्ट हैं मकामी, वो अपने ट्वीट्स भेज रहे होते हैं, वो अपने लिंक भेज रहे होते हैं। और मैं तो हमेशा अपने देखने वालों को कहता हूं कि जो शहरों में कवरेज करने वाले आम रिपोर्टर हैं, छोटे छोटे रिपोर्टर, उनको इनकरेज किया करें, उनको रीट्वीट किया करें, शेयर किया करें। हम जो बड़े शहरों में बैठ के कर रहे होते हैं, हमसे ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस दें जो छोटे शहरों में हैं, जो वहाँ के मसाइल दिखा रहे हैं। हम तो ठीक है कवर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। ताकि उन लोगों को आप इनकरेज करें, ताकि वो कवरेज करें सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को। मीडिया तो आप भूल जाएं कि आप टीवी चैनल्स कभी आवाम के एहसास जज्बात दिखा पाएंगे। उनके मफादात कुछ और हैं, मालकान कंप्रोमाइज हैं और उनकी चीज़ें कुछ और हैं। उनको तो मेन स्ट्रीम मीडिया को आप भूल जाएं कि मेन स्ट्रीम मीडिया अब कोई अवामी इशूज़ दिखाएगा। एक हफ्ते में अवामी इशूज़ दिखाया मेन स्ट्रीम मीडिया ने, कवरेज रेटिंग बढ़ गई, लोगों ने देखना दोबारा टीवी शुरू कर दिया। लेकिन अब फिर अगर आप देखेंगे एक आध दिन में फिर कवरेज खत्म हो जाएगी बिलों के ऊपर, बिजली के ऊपर, अवामी मुश्किलात, जो भी चीज़ें, फिर चैनल इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करके बैठ जाएंगे क्योंकि मालकान कंप्रोमाइज है। मालिक कंप्रोमाइज हो तो चैनल सारा बैठ जाता है। खैर, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स। कल का दिन बहुत अहम, कल का दिन इसलिए अहम है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9:30 बजे एक ही केस लगा हुआ है रेगुलर कॉज लिस्ट में, और वो केस है इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त 14 मई वाले मामले पर। अब उसमें कल बहुत चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, वो रिव्यू सुनेंगे, रिव्यू सुन के उसको डिसमिस करेंगे। फिर आगे शुरू होगी गेम कि वो तो डिसमिस कर देंगे, इलेक्शन तो 14 मई को नहीं हुआ, फिर क्या आपको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगी, कोई और डायरेक्शन आएगी, कोई और चीज़ आएगी, और कुछ नहीं। तो मेरी अभी जुल्कुरनैन इकबाल साहब से बात हो रही थी, और कुछ नहीं। और
अगर सुप्रीम कोर्ट की कल इस पे ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं कि आर्टिकल 48 के ऊपर आ जाती हैं, जो सदर ने इलेक्शन की तारीख देनी है, जिसके ऊपर आज वजारत कानून ने सदर को ये बात कह दी है कि जनाब जो है वो आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमरीकी सफीर को तो मिल लेते हैं, बाकी सबको मिल लेते हैं, सदर पाकिस्तान जो हेड ऑफ द स्टेट है उनसे नहीं मिलते। तो वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कुछ और ही गेम कर रहे हैं, वो आपको पता ही है। तो अब अगर पहले नंबर पे कल सुप्रीम कोर्ट अगर 14 मई का जो फैसला है उसके ऊपर जो नजरसानी दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देती है, पहली डेवलपमेंट ये होगी। फिर आगे क्या होता है ये एक सवाल है जिसका मेरे पास अभी जवाब नहीं है, कल ही पता चलेगा। दूसरा ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच कल ऑब्जर्वेशंस दे देता है और उसमें आर्टिकल 48 के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं और अगर नहीं भी आती तो क्योंकि सदर को जवाब मिल गया है वजारत कानून का, अगर सदर पाकिस्तान अगले 72 घंटों में इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। पहली सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस रिव्यू को मुस्तरद करके, और मुस्तरद होना है उसमें कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक बदनीयती पे मबनी सब काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के मफादात कहीं और हैं, वो आपको पता ही है, चीजें वो ढकी छुपी नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कल एक डेवलपमेंट ये हो जाती है, दूसरी डेवलपमेंट अगर ये हो जाती है कि सदर पाकिस्तान अगले 2-3 दिन में इलेक्शन की तारीख दे देते हैं, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील हुई थी। 9 अगस्त को जब असम्बली तहलील हुई थी तो उसके बाद 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल तो जरूरी है, 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, और 90 दिन में जब आपने इलेक्शन कराने हैं तो 90 दिन में इलेक्शन के लिए 9 अगस्त का मतलब है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 नवंबर से पहले आपने कराने हैं, और 54 दिन तो जरूर देने हैं आपने इलेक्शन प्रोग्राम के इलेक्शन कमीशन को। 54 से ऊपर 36 दिन बनते हैं, 36 दिन अगर बनते हैं यानी 36 दिन में सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख देनी है, और वो 36 दिन तकरीबन कब जाके बन रहे हैं, तकरीबन जाके और वो 15 सितंबर तक बन रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि अगर सदर पहले जो है वो कुछ दिन पहले अनाउंस करेंगे तो फिर वो इलेक्शन का प्रोग्राम देगा ना इलेक्शन कमीशन, तो इसलिए ये है चांस कि सदर अगले 2-3 दिन में 2-3-4 दिन में सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख दे दें, क्योंकि अब सदर ने कोशिश की कि वजारत कानून से राय लें, और वजारत कानून ने वही राय दी जो पीडीएम की राय है, वही राय दी जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि कानून आइन से बालातर है, ये मौक़िफ़ दिया है वजारत कानून ने। हालांकि आइन बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन की तारीख सदर पाकिस्तान को देनी है, और इस हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये इतराफ़ कर चुके हैं एक टॉक शो में, आई थिंक वो शहजाद इकबाल साहब का प्रोग्राम था, कि क्लैरिटी है कि अगर असम्बली की तहलील के ऊपर, असम्बली के ऊपर दस्तखत सदर करेंगे तो फिर इलेक्शन की तारीख सदर पाकिस्तान को देनी है। 2 ये डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। तीसरी डेवलपमेंट वो ये है कि शायद नैब तरमीम जो हैं, जो इमरान खान साहब ने चैलेंज कर रखी हैं, शायद उसका फैसला कल महफूज हो जाए, और कल अगर वो फैसला महफूज होता है तो शॉर्ट ऑर्डर जुमे को सुनाया जा सकता है, और जुमे को अगर नहीं भी सुनाया जाता तो वो खैर अगर फैसला महफूज भी हो जाता है तो ये अहम डेवलपमेंट होगी, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके जो काले करतूत थे पीडीएम के उसकी फहरिस्त तलब कर ली है, और मुझे लगता है कि जो निगरान सेटअप है वो बिल्कुल वो लिस्ट दे देगा। अब क्योंकि जाहिर है उनके मफादात अब नून लीग के साथ तो उस तरह से नहीं है, वो मुझे लगता है कि वो 2 नंबरी नहीं करेंगे, वो सारी लिस्ट दे देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिशरीज की लिस्ट मांगी है कि किस किस ने फायदे उठाए हैं। और इस पे डिटेल्स पे मैं आज की समात का भी हवाल थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो बिजली के बिलों वाला मामला है वो भी वैसे चैलेंज हो गया, उस पर मैं आपको बताता हूं। इसमें मैं आपको अगर बता दूं ये भी खैर है, एक ही सूरत में ये चोर, डाकू और लुटेरे बच सकते हैं, और वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो बार बार बेंच पर एतराज़ कर रहे हैं कि इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, अगर वो बेंच से अलग हो जाते हैं, बेंच टूट जाता है, तो जज साहब अपने आप को इस बेंच से अलग करके पीडीएम को बचा सकते हैं कि वो बेंच ही टूट जाए और उमर रज़ा बंदियाल से फैसला करके ना जा सकें। अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है, और वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि ये जो चोरों, डाकू, लुटेरों ने जो NRO2 लिया है, इस NRO2 की फहरिस्त उमर रज़ा बंदियाल साहब ने तलब कर ली है, अपडेटेड लिस्ट के हमें अपडेट करें कि इन्होंने किस किस ने इससे जो है वो फायदा उठाया है। इलेक्शन कमीशन की भी एक अपडेट है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इलेक्शन कमीशन वाली पहले आपको बता देता हूं क्योंकि ये भी साथ जुड़ी हुई है डेवलपमेंट से सारी, क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट साथ जुड़ी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का आलामिया आपके सामने रख देता हूं। इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत जारी। ANP, BNP और बाप के नुमाइंदे आज इलेक्शन कमीशन आए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद 90 रोज के अंदर होना जरूरी है। ANP का मौकफ, इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां शुरू करने से पहले सियासी जमातों के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। ANP का मौकफ, इलेक्शन कमीशन आइन के तहत सूबों की नशिस्तों को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। ANP, आम इंतखाबात के लिए नए हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं थी। ANP, इलेक्शन कमीशन सिर्फ सूबों के अंदर ही नशिस्तों को एडजस्ट कर सकता है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन इस पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा है
इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल 14 दिसंबर तक मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के दौरानियों को मजीद कम करने का इरादा रखता है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां मुकम्मल होते ही साथ ही इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान कर देगा। और ये बदनीयती है वाज़े तौर पर। भाई बात वही है जो कमर दिलशाद साहब ने बताई है कि इलेक्शन मई में होने हैं, उससे पहले इलेक्शन नहीं इन्होंने करवाने। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ये ड्रामे कर रहे हैं। भाई आप आज कहते हैं ना कि 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगे, इस तारीख को इलेक्शन होगा, बात खत्म हो जाएगी। आप इलेक्शन प्रोग्राम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपके जहन में आपकी बात नियति है, आपने इलेक्शन नहीं कराने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि मुमकिन है हल्का बंदियों के दौरानी को कम करने के साथ ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के असर नो हल्का बंदियों करने के फैसले की हिमायत की। इलेक्शन कमीशन मतलब इन्होंने बहरहाल सपोर्ट किया है, लंबी चौड़ी बात इनकी क्या करनी है, लेकिन ANP ने बहरहाल जो है वो मुखालफत की है। अब आ जाएं जो आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। नैब जो तरमीम है, इमरान खान ने इसको चैलेंज किया था। ख्वाजा साहब इमरान खान के वकील हैं। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, उन्होंने चीफ जस्टिस ने उनको गुड टू सी यू कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे अदालत के 2 मिनट चाहिए। मेरे हवाले से खबर में कहा गया कि मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में खामियों को तस्लीम किया है। ये तो अदालती हुक्म का हिस्सा है, चीफ जस्टिस ने कहा। अदालत के सामने मुतलका हुक्म पढ़ना चाहता हूँ, अटॉर्नी जनरल ने कहा। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और नजरसानी एक्ट ओवरलैप करते हैं। मेरे सामने अखबार है जिसमें मुझसे मंसूब बात छपी है। खबर के मुताबिक मुझसे मंसूब किया गया कि मैंने नकाइस तस्लीम किए। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि समझ नहीं आ रही अंग्रेजी अखबारात में खबर रिपोर्टर के नाम से शायद क्यों नहीं की जा रही। मालूम नहीं कि क्या ये सेंसरशिप का नया तरीका है। कुछ चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम के हवाले से कहा कि कुछ तरमीम बहुत जहानत के साथ की गई। अटॉर्नी जनरल साहब आपने तो तस्लीम किया कि कानून में मुताबिकत नहीं, जो कानून साजी की गई उससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रबर स्टैंप बना दिया गया। ये जो 8 रुकनी बेंच जो सुन रहा है, जो चीफ जस्टिस को पाबंद किया गया है कि उन्होंने बेंच कैसे बनाना है, उसकी तरफ चीफ जस्टिस इशारा कर रहे हैं। हमने देखा कि अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहरिक रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू एक्ट पर नजरसानी तरजीहात में नहीं थी। अटॉर्नी जनरल साहब हम आपकी वजाहत को तस्लीम करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लियामान रिव्यू एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतजिर थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपकी हर बात मानेंगे मगर ये बात तस्लीम नहीं करेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि एहतसाब जुमहूरियत की बुनियाद होता है। इंतखाबात और वोट भी हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के एहतसाब का तरीका है। नैब तरमीम से कई जराइम को ख़त्म किया गया, कुछ की हैसियत तब्दील की गई। ये सारे वो चार्जशीट कर रहे हैं इन चोरों डाकुओं लुटेरों ने जो पार्लियामेंट के अंदर किया, अपनी ज़ात अपने मफाद के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं किया, कौम के लिए कुछ नहीं किया, जो किया अपनी ज़ात के लिए किया। उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि नैब कम से कम हद 50 करोड़ करने से कई मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार से बाहर किए गए। नैब एक मुलजिम पर कई मुकदमात बना लेता है जिनमें सैकड़ों गवाहान होते हैं। सैकड़ों गवाहान की वजह से नैब मुकदमात की कई साल तक समाअत करता रहता है। असल चीज़ करप्शन के पैसे की रिकवरी है। रिकवरी ना भी हो तो कम अज़ कम जिम्मेदारी की निशानदेही और सज़ा ज़रूरी है। यह दुरुस्त है कि नैब कवानीन में कई खामियां हैं और इसका इतलाक़ भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें अपडेटेड लिस्ट दी जाए कि किस किस ने नई तरमीम से फ़ायदा उठाया है। जाहिर है सारे चोर डाकू लुटेरे बरी हो गए और ये सिर्फ नहीं चीफ जस्टिस को मंगवाना चाहिए, चीफ जस्टिस को वो केस भी लगाना चाहिए जिसमें जो इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे, तब्दीलियां की थी, जो ECL से नाम निकलवाए थे, जो ब्लैक लिस्ट वो स्टॉप लिस्ट से नाम लिखवाए थे, वो चीज़ भी चीफ जस्टिस को टेकअप करनी चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब पहले दिसंबर और जनवरी में भी लिस्ट दे चुका है, हमें अब तक की अपडेटेड फहरिस्त फराम की जाए। मौजूदा केस में अहम नुकता यह है कि पूरे कानून को बेतरतीब कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने एहतसाब के मेयार के लिए कुछ इस्लामी मिसालें दी। एहतसाब जमहूरी अमल की बुनियाद है। 5 साल के बाद वोट होना भी एहतसाब का अमल है। इस केस में बहुत से जराइम या तो ख़त्म कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए। नैब तरमीम के जरिए शवाहिद के तरीक़ाकार को तब्दील किया गया। शवाहिद के अमल को बहुत मुश्किल बना दिया गया। नैब तरमीम से इस्तिस्ना भी दिया गया। तरमीम से 5 करोड़ की शर्त लगाकर भी एक बार लगा दिया गया। हम जानना चाहेंगे कि कैसे तरमीम से जो है वो जराइम को ख़त्म किया गया। तरमीम से ख़त्म होने वाले जराइम दूसरे कवानीन में आज भी जराइम हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरमीम से कई जराइम को ख़त्म किया गया, कुछ की हैसियत तब्दील की गई। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ये तय नहीं कर सकती कि 50 करोड़ दुरुस्त है या नहीं। अदालत को मुतमईन करें कि कोई जुर्म ख़त्म नहीं किया। बहुत सी अच्छी तरमीम भी की गई हैं। अपील का हक, जमानत, रिमांड वाली अच्छी तरमीम है। ये सब तरमीम इंसानियत की बुनियाद पर की गई। बगैर सज़ा के लोग सालों जेलों में रहते हैं। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें बताएं कि तरमीम से नैब कानून कैसे डीक्रिमिनलाइज नहीं हुआ। आपका मौक़िफ़ है कि नैब कानून को तरमीम के ज़रिए
स्ट्रक्चर जो है वो किया गया। नैब तरमीम में करप्शन केसेस की हद को 50 करोड़ कर दिया गया। इस तरह से के 50 करोड़ से ऊपर वाले एक फोरम पर जाएंगे और कम वाले दूसरे उस पे फोरम पे जाएंगे। तो मसला इसमें एक और भी है जिसका मैं आपको बता दूं कि एक पहले इन्होंने ये काम किया था कि 50 करोड़ से कम वाले दीगर फोरम्स में जाएंगे। फिर इन्होंने ये किया कि जो नैब के पास केसेस आए उसमें चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया कि वो हमेशा के लिए बंद कर दे केस। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चीफ जस्टिस ने इस केस में या दूसरे केस में नैब का तमाम रिकॉर्ड मंगवाया था, तमाम मेगा करप्शन स्कैंडल्स का रिकॉर्ड मंगवा के उसको कंप्यूटराइज किया गया था, उसको सॉफ्ट कॉपी उसकी रखवाई गई थी, हार्ड कॉपी रखवाई गई थी, बयान हल्फी लिए गए थे ताकि कोई उसमें रद्दोबदल ना हो। क्योंकि आपको पता ना ये भी बड़ा इनका मसला है कि ये कागजात में तब्दीली कर देते हैं, रिकॉर्ड चोरी हो जाता है, आग लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी यकीनी बनाया था। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब पहले दिन से इन तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि करप्शन इस मुल्क का शायद बड़ा मसला नहीं है। मंसूर अली शाह साहब पूरा इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने जो तरमीम की उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि नैब तरमीम इतना ही बड़ा मसला होती तो कोई शहरी ने चैलेंज करता, किसी मालियाती इदारे ने तरमीम चैलेंज की, ना ही किसी सियासी जमात ने। अदालत से रजू ऐसे शख्स ने किया जो खुद पार्लियामान से भागा हुआ है। नैब तरमीम किन बुनियादी हकूक से मुतसादिम है आज तक सामने नहीं आ सका। इमरान खान को कह रहे हैं कि तो खुद पार्लियामेंट से भाग गया था, पार्लियामेंट छोड़ गया था तो उसने चैलेंज कर दिया। एक और मैं आपको बात बता दूं, ये बार बार कहा जाता ना कि इमरान खान पार्लियामेंट ना छोड़ता, पार्लियामेंट में बैठता। वो बैठता भी सही तो कानून तो वो नहीं रोक सकता था, उसके पास तो अक्सरियत नहीं थी। 25 बंदे तो उसके अपनी जमात के लोटे बन गए थे, बना दिए गए थे। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब कहते हैं अजीब सी बात है कि इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं। तो उस पर फिर ज़ाहिर उमरता बंदयाल साहब ने भी बात की कि नैब तरमीम को माजी से मुअस्सर किया गया। मखदूम अली खान साहब ने कहा है चीफ जस्टिस को कि आपने हलफ उठाया हुआ है कि आपने फैसला अच्छे या बुरे पर नहीं करना है, आपने मामले का फैसला हलफ और आईनी मेयार पर करना है। नैब ने छोटी मालियत के केसेस भी बनाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नैब के छोटे मालियत के केसेस पर ऑब्जर्वेशन दी। क्या एहतसाब करना सिर्फ नैब का काम है? एहतसाब के दूसरे इदारे भी मौजूद हैं। 1947 से 1999 तक नैब का इदारा नहीं था। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब के इदारे को पार्लियामान ने क्यों फिर ख़त्म नहीं किया, ख़त्म कर देते। मखदूम अली खान साहब ने कहा, जो वफाकी हुकूमत जो पिछली थी, शहबाज शरीफ की उसके वकील हैं, उन्होंने कहा कि नैब कानून हमेशा से बुरा और काला कानून तस्वर किया गया। पार्लियामान का इख्तियार है कि इदारे को ख़त्म कर दे या कानून में तरमीम कर दे। पार्लियामान ने नैब कानून में तरमीम का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरमीम में इंक्वायरी की सतह पर गिरफ्तारी खत्म कर दी गई। बाद में इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी न करने की शिक खत्म कर दी गई, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त इमरान खान का मामला आ गया था। इमरान खान को क्योंकि गिरफ्तार करना था तो उसके लिए फिर और तब्दीलियाँ कर गई। रिमांड जो 14 दिन का किया गया उसको 30 दिन कर दिया गया, सिर्फ इमरान खान के गिर्द घुमाने के लिए। फिर नैब कानून को सख्त किया गया। जब अपनी बारी थी उसको ख़त्म करके NRO लिया, 1300 अरब के माफ़ करवा लिए सारे केसेस चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने। जब इमरान खान को नैब केस में पकड़ना था फिर सख्त कर दिया कानून। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि करप्शन से माशरे में मसाइल पैदा होते हैं। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के हक में आइन गारंटी देता है। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ अवाम की मलकियत होती हैं। तरमीम में शवाहिद पेश करने के तरीक़ाकार को मुश्किल बना दिया गया। आप कहते हैं कि तरमीम के ख़िलाफ़ अवाम ने अदलिया से रजू नहीं किया, आज नोटिस करें तो हज़ारों लोग आ जाएंगे। फिर मखदूम अली खान साहब ने कहा आप करें नोटिस, जिसने आना होगा वो आ जाएगा। फिर उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बात 1 साल पहले करते, अब तो वक्त कम रह गया है, क्यों ना मामला इंतखाबात के बाद आने वाली पार्लियामेंट के लिए छोड़ दिया जाए, ये मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अवामी रकम का अवामी फलाह के अलावा कोई और इस्तेमाल करप्शन है। अगर कानून में ये अब भी करप्शन है और महज बार सबूत बदला तो आपने ओपन फील्ड दी है। तो ये है। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब जो है वो एतराज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आज 5वीं 50वीं समात कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि कौन सा बुनियादी हक जो है वो लोगों का मुतासर हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि करप्शन के बारे में बुनियादी बात यह है कि ये मुआशरे को तबाह कर देती है। करप्शन से आगे बढ़ने के मसावी मौके ख़त्म हो जाते हैं। करप्शन से आपका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। आपकी मीशत का एक बड़ा हिस्सा है ख़ास तबके के पास है। लेवल प्लेइंग फील्ड न होने से ये मामला फिर बुनियादी हक तक पहुँच जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो इस्लाम मुतासरीन से लेके कई लोगों को नहीं मिलती। ये मंसूर अली शाह साहब ने फिर जवाब दिया बंदयाल साहब को। फिर वो कहते हैं कि मेरा ये सवाल है, मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि मामला हमने देखना क्यों है? क्या हम ये कहते हैं कि आज से इन इलाकों में कोई रहे ही नहीं जहाँ सैलाब आता है? हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि आधा मुल्क ऐसी जगहों पर आबाद है। ज़िंदगी तो फेयर है ही नहीं, सोसाइटी में ये मसाइल होते ही हैं। तो फिर उस बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कहना
ये कह देना कि एहतसाब का बुनियादी हकूक़ से कोई तल्लुक़ नहीं, बहुत सादा बात लगती है। अदालत देखना चाहती है कि कानून साजी से किसी गलत चीज़ का दरवाज़ा तो नहीं खोला गया। तो फिर उसके बाद मखदूम अली खान साहब ने कहा कि नैब तरमीम के खिलाफ वो शख्स अदालत आए जो खुद वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो खुद और उनके वज़ीर ख़जाना भी कहते थे कि नैब कानून जो है वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। आखिर में मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो बिजली के बिलों वाला मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिजली के एक शहरी हैं सईदा बेगम, उन्होंने दरख्वास्त दायर किया कि बिजली के ज़ायद बिलों और मखसूस तबके को मुफ्त बिजली फराम जो की जा रही है उसको चैलेंज किया उन्होंने। वो कहती हैं कि तमाम महकमों के अफसरान को बिजली के मुफ्त यूनिट्स की फरामी फौरी रोकने का हुक्म दिया जाए। अदलिया और अरकान पार्लियामेंट को भी मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत का लदम करार दी जाए। बिजली के बिलों पर आयद टैक्स का लदम करार देते हुए IPP से रिकवरी की जाए। साबका हुकूमत ने IPP बोर्ड्स को बिजली पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया। बिजली के महकमे में काम करने वाले भी तनख्वाह लेते हैं। अवाम की सहूलत के लिए बिजली के बनाए गए जो स्लैब्स हैं वो बहाल किए जाएँ। आइन तमाम शहरियों को यकसा सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाता है। दरख्वास्त गुजार को बिजली का 54,000 से ज़्यादा बिल आया है। तमाम वसाइल के बावजूद दरख्वास्त गुजार बिजली का बिल अदा करने से कासिर है, ये उसमें उन्होंने कहा है। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। 72 घंटे में ये 2-3 डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।